Hello everyone, welcome you all to this video. This is part second of the salient features of India's constitution. So welcome you all. आज का सेशन हमारा सेकंड पार्ट है. पार्ट सेकंड जो हम डिस्कस कर रहे थे कल तक वो था सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशंस. भारत के संविधान में क्या क्या खास बातें हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर एक डिस्कशन चल रहा था और हम लोग इसका पार्ट 1 पूरा कर चुके थे, जहाँ पे हमने काफ़ी सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था. ऐसी क्या क्या खास बातें हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हैं. आज हम पार्ट 2 में कुछ और चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना एक मेन रोल प्ले करती हैं. इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आज का पॉइंट है कि सरकार का रूप क्या है, व्हाट्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसके बारे में हम मेनली आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके की है, व्हाट सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. इंडिया के अंदर किस तरीके की गवर्नमेंट है. तो देखिए, इंडिया के अंदर एक जो सरकार है एक संसदीय रूप है उसका, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की. वी से कि दिस इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक संसद के माध्यम से सरकार बनती है. सिंपल से शब्दों में बोले तो संसद के माध्यम से सरकार बनती है और इसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये सरकार जो है एक पार्लियामेंट के प्रोसेस के थ्रू बनके तैयार होती है. क्या और कैसे बनती है, क्या ये अमेरिका के और अदर कंट्रीज के संविधान से क्या डिफरेंट है, क्या वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अलग चीज़ें हैं. हाँ, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका के अंदर एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म का मतलब आप समझिए कि वहाँ पे जो सिस्टम है वहाँ हेड प्रेसिडेंट होता है. एक तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पर हेड होता है देश का, और वो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है. बाय द वे, इन इंडिया दिस इज द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे कि हम लोग पीएम को चुनते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसका हम चुनाव करते हैं. तो संसदीय व्यवस्था के अंदर एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस के अंदर जो विधायिका होती है जिसको हम लेजिस्लेचर्स बोलते हैं, लेजिस्लेचर, इसके माध्यम से हम लोग चुनते हैं अपने देश में रूलिंग गवर्नमेंट को कि कौन सरकार जो है वो रूल करेगी. ठीक है. तो जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, इसके बीच में एक बहुत ही अच्छा एक समन्वय बना हुआ है. कहूँ कि एक अच्छी सी रिलेशनशिप है, एक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है. किन चीज़ों के बीच में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ही एक अच्छे तरीके से मिलकर काम करती हैं. जैसे आप देखिए कि हमारे इंडिया के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स प्लस ये लेजिस्लेचर्स मिल के देश को चलाते हैं. तो इनके बीच में एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन पाया जाता है. जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि अमेरिका के अंदर है, यहाँ पे जो पावर्स होती है ना, तो यहाँ दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन मतलब एक तरीके से डिवीजन के बेसिस पर है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में दोनों के बीच में जो पावर होंगी उनको हम एक प्रिंसिपल बेसिस डिवीजन करते हैं. लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल बेसिस नहीं, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन बेसिस करते हैं. तो ये एक अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ खास विशेषताएं नज़र आती हैं सरकार को लेकर. मतलब इंडिया की सरकार, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडियाज़ गवर्नमेंट क्या है, एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस से गुजरती है. मतलब वहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर्स दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट होकर देश को चलाते हैं. जबकि अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, कैसी फॉर्म होती है वहाँ पे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पर दोनों के काम जो है या उनकी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. तो संसदीय प्रणाली को सरकार का एक वेस्ट मिनिस्टर्स फॉर्म माना जाता है, जो आज के टाइम में हम लोग इंडियाज़ के अंदर जिसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसके थ्रू हम अपने देश की सरकार को चुनते हैं, वो सिस्टम क्या कहलाता है, वो सिस्टम कहलाता है वेस्ट मिनिस्टर, वेस्ट मिनिस्टर्स. ये वेस्ट मिनिस्टर कहलाता है. मतलब एक वेस्ट मिनिस्टर के रूप में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है. हमारे यहाँ की सरकार बहुत ही ज़्यादा लेजिटिमेट रिस्पॉन्सिबल सरकार है.
ठीक है। और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी इसको जानते हैं, नाम अलग अलग हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, दिस इज द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री सरकार होती है, संसदीय सरकार होती है। मैंने बोला इसको बेस्ट मिनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा नाम इसका ये भी है कि एक रिस्पॉन्सिबल सरकार है, मंत्रिमंडलीय सरकार है, मतलब कैबिनेट से जुड़ी हुई सरकार है, कैबिनेटरी गवर्नमेंट है। इन सारे नामों से इसको जाना जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल केंद्र नहीं, मतलब केवल यूनियन गवर्नमेंट ही नहीं, इसके अलावा जो राज्य होता है, जो स्टेट होता है, वो स्टेट भी संसदीय प्रणाली को ही मानता है। मतलब ये नहीं है कि यूनियन गवर्नमेंट किसी और फॉर्म की सरकार को मानेगी और स्टेट गवर्नमेंट किसी अदर फॉर्म को मानेगा। नो नो, दैट इज़ नॉट सो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश के अंदर जो सरकार का सिस्टम है, चाहे वो आप केंद्र के लेवल की बात कर लीजिएगा और चाहे ही आप उसमें एक स्टेट लेवल की सरकार की बात कर लीजिएगा, लेकिन बाय द वे हमारे यहाँ दोनों तरीके की फॉर्म में सेम तरीके की गवर्नमेंट बन के तैयार होती है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स लोग जरूर कहते हैं कि हमने बोरो किया है, इधर उधर से लिया है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सरकार का जो सिस्टम है ना, वो एक तरीके से डिफरेंट ही है। हम लोग अमेरिका या कहूँ कि ब्रिटेन, इनकी सरकार की तरह सरकार नहीं चलाते। वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी जो डिफर है, डिफरेंट है, और नो डाउट डिफरेंट है, ठीक है। तो स्टेट में और सेंटर में दोनों ही जगह जो सरकार होती है हमारे यहाँ की, वो एक ही फॉर्म को अपनाती है, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए कुछ और चीज़ें भी जानते हैं, क्या और स्पेशलिटीज़ हैं संसदीय प्रणाली में, कुछ खास बातें होती हैं क्या? इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर क्या और कुछ खास बातें होती हैं? जी हाँ, एक तरीके की कार्यपालिका जो होती है, वो कार्यपालिका एक नाम मात्र की है। मतलब अगर मैं कहूँ कि वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका है, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें तो यही लोग देखते हैं, उसका काम तो मैनेजमेंट है, वो केवल मैनेज कर रही है, आपको एग्जीक्यूट कर रही है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। दूसरी बात, सरकार जब बनती है, एक मिनट, तो एग्जीक्यूटिव है आपकी, वो एक तरीके से वर्चुअल रूप में है, ठीक है, दिख रही है कि हाँ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव, लेकिन इन सब पर भी एक तरीके से देखा जाए तो डोमिनेंस कहीं लेजिस्लेचर का ही नज़र आता है। सेकंड खास बात, इस तरीके की जो सरकार होती है उसमें मेजॉरिटी होती है। ये एक मेजॉरिटी बेस्ड गवर्नमेंट होती है, क्योंकि मेजॉरिटी के बेसिस पर बनती है। जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वही तो जाती है, ठीक है, जो फॉर्म सरकार को बनाती है। तो सरकार जहाँ बनती है वो मेजॉरिटी के बेसिस पर बनती है। तीसरी खास बात, जो विधायिका होती है, जिसको हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं, वो लेजिस्लेचर में कार्यपालिका की एक संयुक्त तरीके से, मतलब दोनों ही चीज़ें, लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव, ये दोनों मिलकर एक जवाबदेह बन जाती हैं, रिस्पॉन्सिबल बन जाती हैं। दोनों ही यहाँ पे जिम्मेदार हैं, लेजिस्लेचर भी और एग्जीक्यूटिव्स भी। और क्या खास बात है इस तरीके की गवर्नमेंट में? मंत्रियों की जो सदस्यता होती है विधायिका के अंदर या लेजिस्लेचर में, वो, इसके अलावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जिसको पीएम एंड सीएम, इन लोगों की लीडरशिप होती है गवर्नमेंट के अंदर। तो हु आर द लीडर्स हु गवर्न द गवर्नमेंट? सरकार को, देश को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए कौन होते हैं? तो स्टेट लेवल पर तो सीएम और यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर पीएम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो निचला सदन होता है, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, ये लोकसभा जो होता है, वैसे तो इसको लोअर हाउस बोला जाता है, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी चीज़ों में पावरफुल भी है। कैसे पावरफुल है? देखिए, निचले सदन में विघटन हो जाता है, विघटन बोले तो ये डिसॉल्व हो जाता है। अगर ये निचला सदन डिसॉल्व हुआ, इसका मतलब सरकार गिर गई, मतलब लोकसभा भंग हुई, तो सरकार कहाँ रही? क्योंकि लोकसभा से ही या लोअर हाउस से ही तो गवर्नमेंट बनाते हैं हम, कोई अपर हाउस के थ्रू गवर्नमेंट थोड़ी बना रहे हैं। मतलब आप देखिए, आपके यहाँ से जितने भी लेजिस्लेटिव मेंबर्स चुन के जाते हैं, ठीक है, एमपी चुन के जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनके द्वारा हम सरकार बनाते हैं सेंटर के अंदर। जबकि जो आपके एमएलए होते हैं, इनके द्वारा सरकार बनाई जाती है स्टेट लेवल पे। तो जो लोअर हाउस होता है, अगर ये डिजॉल्व हो जाए, तो इसके डिजॉल्व होने के बाद सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार तो इससे ही बनी थी ना।
तो अगर ये डिजॉल्व हुआ इसका मतलब पीएम को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ठीक है। या तो वह अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाए, मतलब एक तरीके से कहूँ विश्वास प्रस्ताव जो पास होता है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस मोशन जो आता है, वो कॉन्फिडेंस मोशन में या तो वह अपनी मेजोरिटी दिखाए, साबित कर पाए तो बच जाता है। और अगर इन केस मेजोरिटी साबित नहीं हो पाती, अगर विश्वास प्रस्ताव में पूरे तरीके से सरकार विफल हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, दूसरे इलेक्शंस होते हैं, ये सारी प्रोसेस होती है। तो ये खास बातें कुछ सरकार के अंदर हमें देखने को मिलती है जो इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर है। हालांकि अगर आप बात करो कि इस तरीके की इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो एक बड़े लेवल पर, एक बड़े स्केल्स पर ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली के बेसिस पर भी है। मतलब वैसे डिफरेंट है, बिल्कुल तो नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटेन जैसा है, लेकिन हाँ ब्रिटेन बेसिस है। मतलब कहीं ना कहीं इसका जो बेसिस दिखता है हमको, वो ब्रिटेन की तरह दिखता है। क्या बेसिस है भाई? देखिए, कुछ तो खास बातें होंगी, कुछ ना कुछ तो मेलजोल होगा, सिमिलरिटीज़ होंगी, जैसे कि दोनों में कुछ मूलभूत अंतर भी हैं और समानताएं भी हैं। ब्रिटिश संसद की तरह अगर आप ब्रिटिश के पार्लियामेंट की बात करो, ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करो, तो वहाँ पे इंडिया संसद संप्रभु नहीं है, मतलब फुल डोमिनेंट नहीं है। जैसे कि ब्रिटिश संसद होती है फुल डोमिनेंस रखती है, लेकिन इंडिया की संसद की बात करो पार्लियामेंट्री की, तो बिल्कुल फुल डोमिनेंस नहीं रखती। पहला अंतर तो आपको, फर्स्ट डिफरेंस तो आपको इसमें ब्रिटेन में और इंडिया में आपको देखने को ये मिल गया कि ब्रिटेन की सरकार फुल डोमिनेंस रखती है, लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है फुल डोमिनेंस नहीं रखती है। और क्या खास बातें हैं इस सब के अलावा कि भारत का जो एक प्रधान होता है, मतलब जो देश का हेड होता है, वो निर्वाचित व्यक्ति होता है। मतलब रिपब्लिक का जो हेड होगा वो निर्वाचित होगा, निर्वाचित बोले तो इलेक्टेड होगा। जैसे हम पीएम को चुनते हैं, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी वाला सिस्टम चल रहा है, हायरार्की चल रही है, हायरार्की जैसे कि वहाँ की रानी जो होगी वो हेड होगी। तो ये चीज़ें कुछ डिफरेंस भी लेकर आती हैं, भले ही इसका जो रूप है, जो इसका फेस है गवर्नमेंट का, वो ब्रिटिश के पार्लियामेंट की तरह है कुछ कुछ, ठीक है, ब्रिटिश के पार्लियामेंट की तरह। जैसे वहाँ पे देखिए ब्रिटेन में पीएम होता है, बोरिस जॉनसन अभी ब्रिटेन के पीएम हैं। तो इसके अलावा पीएम के अलावा वहाँ जो प्रेसिडेंट का रोल प्ले करता है, वो कौन रोल प्ले करता है? वो रोल प्ले करती है वहाँ की विक्टोरिया, मतलब कहने का मतलब क्वीन प्ले करती है रोल। हमारे यहाँ पर जैसे पीएम होता है, ठीक है, उसको हम इलेक्टेड कर रहे हैं, मतलब उसके पास पूरा डोमिनेंस तो नहीं है, ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस इस तरीके का नहीं होता। सेकंड चीज़ ये है कि ब्रिटेन में जो उत्तराधिकारी की व्यवस्था है वो इंडिया में नहीं है। आपने कभी देखा कि प्रेसिडेंट आज भी यही, फिर उनका बेटा, फिर उसका बेटा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो ये कुछ खास बातें भी हैं जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट से इंडिया के पार्लियामेंट को डिफ़र करती हैं, मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिफ़र बनाती हैं। और क्या खास बात है, किसी भी संसदीय व्यवस्था, किसी भी तरीके की कोई पार्लियामेंट्री प्रोसेस हो, किसी भी तरीके की किसी भी तरीके की कोई पार्लियामेंट्री प्रोसेस हो, और हर किसी पार्लियामेंट्री प्रोसेस में भारत की हो या ब्रिटेन की हो, दोनों में से किसी भी तरीके की आपकी पार्लियामेंट्री प्रोसेस हो, दोनों ही प्रोसेस में ये खास बात होती है कि प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। पीएम, चाहे वो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट हो चाहे इंडिया का पार्लियामेंट हो, पीएम का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है भाई? पीएम सरकार, मतलब एक तरीके से मेन सरकार जो लोगों से चुन के आ रहा है वो पीएम है। जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग चुनते हैं ना पीएम को, आप देखिए डायरेक्ट तरीके से पीएम को चुनते हैं हम लोग, लेकिन अमेरिका के अंदर भी पीएम ऐसे चुन लेते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट का चुनाव है वो देखिए आप, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट होता है और वहाँ हायरार्की है, मतलब एक तरीके से उसकी फैमिली से ही बनते चले जाएंगे, वन आफ्टर अदर। इस तरीके से लोग जो होते हैं वो प्रेसिडेंट्स का रोल प्ले करते हैं। मतलब प्रेसिडेंट का रोल कौन प्ले कर रहा है? ब्रिटेन के अंदर क्वीन की फैमिली प्ले कर रही है। हमारे यहाँ पर का जो रोल है उसके लिए इलेक्शंस होता है, मतलब इट इज इनडायरेक्ट इलेक्शंस, जो कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है, आनुपातिक बेसिस पर होता है, प्रोपोर्शनल बेसिस पर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सरकार में अलग नजर आएंगी। मैं आपको यहाँ पे मेनली आपको सैलिएंट फीचर्स डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी डिटेल में चीज़ें नहीं बता रहा हूँ अभी इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगी जब आप अलग अलग करके एक एक प्रोसेस पढ़ोगे। तो कुछ खास बातें आपको पहले मतलब एक तरीके से इंट्रो के रूप में तो आपको पता होनी चाहिए ना।
तो ये सरकार की बात हो गई। और ख़ास बात क्या है, इंडिया के अंदर एक पार्लियामेंट्री डोमिनेंस और एक जुडिशरी सुप्रीमेसी, इन दोनों का बहुत अच्छा कोलैबोरेशन। मतलब आप देखिए जुडिशरी पावरफुल होती है तो उस जुडिशरी में और जो हमारा पार्लियामेंट है, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन है, अपने आप में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन रखती हैं ये दोनों चीज़ें। जैसे हमने पढ़ा कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अपने आप को मतलब इस तरीके के बॉन्ड में रखते हैं कि एक दूसरे के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर जुडिशरी और पार्लियामेंट एक अच्छा मतलब समन्वय रखते हैं या एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखते हैं। कैसे पता चलता है? देखो भारत की जो संप्रभुता है, भारत का जो डोमिनेंस है, जो इंडिया के अंदर सॉवरेनिटी है, ठीक है, ये इंडिया की सॉवरेनिटी का जो रूल है वो ब्रिटिश के संसद से ही जुड़ा हुआ है, ब्रिटिश के पार्लियामेंट से ही जुड़ा हुआ है, अगर आप सॉवरेनिटी की बात कर ले तो। जबकि न्यायपालिका का सिद्धांत अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अगर वन साइड आप पार्लियामेंट की प्रोसेस देखें, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट की प्रोसेस और दूसरी साइड आप देख रहे हैं जुडिशरी, दोनों अलग अलग कंट्रीज के सिद्धांतों से जुड़ी हुई हैं। जैसे आप पार्लियामेंट्री प्रोसेस की बात करें तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस ब्रिटेन से कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, जबकि जुडिशरी अमेरिका से, यूएसए से कंसर्निंग है। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर जो हमने एक कोऑर्डिनेशन बना रखा है वो बड़ा ही मतलब अपने आप में एक स्ट्रेंज बात है कि हम कैसे कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। जिस प्रकार से इंडिया के पार्लियामेंट में ब्रिटिश प्रणाली से डिफरेंट है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट ब्रिटिश से हमारा थोड़ा डिफरेंट है, हमारा कुछ अलग प्रोसीजर है जबकि ब्रिटेन का प्रोसीजर डिफरेंट है। ठीक उसी तरीके से जो हमारे यहाँ जुडिशरी होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा होती है, जो जुडिशल रिव्यू होता है, वो जुडिशल रिव्यू की पावर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से कम है। अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास कुछ ज़्यादा पावर होती है, जबकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसकी जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है, जो पावर होती है जुडिशल रिव्यू की, वो पावर अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से कम होती है। ऐसा क्यों कि इंडिया के अंदर जुडिशल रिव्यू की पावर अमेरिका से कम होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के संविधान में एक लॉ की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, कांस्टेंट प्रोसेस है वहाँ पे, मतलब जो लॉ है उस लॉ का एक कांस्टेंट प्रोसेस है। जबकि इंडिया में हम क्या करते हैं, वहाँ लॉ का प्रोसेस है, यहाँ पर लॉ के द्वारा एक फाउंडेड प्रक्रिया होती है, जिसको हम आर्टिकल 21 का प्रावधान मानते हैं कि लॉ के द्वारा ऐसा चल रहा है, जैसे कोई कानून है, ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, हमने कानून के द्वारा कोई प्रोसेस बनाई हुई है, कानून के द्वारा बनाई हुई प्रोसेस है। तो जब कानून के द्वारा बनाई हुई प्रोसेस है तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी जुडिशल रिव्यू की पावर कम हो जाती है। जबकि अमेरिका तो अपनी एक कांस्टेंट प्रोसेस को अपना रहा है, नियत प्रोसेस अपना रहा है, लॉ की प्रोसेस को अपना रहा है, और हम लॉ के बेसिस पर बनी हुई प्रोसेस को अपना रहे हैं। ये दोनों में बड़ा अंतर है कि अमेरिका का संविधान डायरेक्टली ऐसे मानो कि लॉ है, वहाँ पे वो लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन यहाँ लॉ के द्वारा पहले प्रोसेस फाउंड की जाती है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है। यही एक रीज़न है कि इंडिया और अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका के बेसिस पे बना हुआ, लेकिन इसमें जुडिशल रिव्यू की पावर अमेरिका के पास ज़्यादा और इंडिया के पास कम है। ऐसे हमने पार्लियामेंट्री प्रोसेस पढ़ी, ब्रिटेन का और इंडिया का कंपेयर किया हमने। हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसेस है ब्रिटेन की तरह, लेकिन उसमें अंतर है। जैसे मैंने आपको बताया वहाँ हायरार्किकल प्रोसेस होती है, मतलब रानी जो होती है फिर उसकी फैमिली से ही, उसकी बैकग्राउंड से ही लोग बनते हैं, हायरार्की चली आ रही है, एक तरीके से फैमिली डोमिनेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है ना, तो ये अंतर भी देखने को मिले थे। ऐसे ही इसलिए भारत में जो संविधान है या जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोगों ने ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस थी उसकी संप्रभुता को देखा, मतलब उसके अंदर सॉवरेन नेचर को देखा, और अमेरिका की न्यायपालिका जो है उसकी सर्वोच्चता को देखा। फिर उन दोनों के बीच का एक रास्ता ढूंढा कि इन दोनों में कहीं क्लैश ना हो। किस तरीके का क्लैश ना हो कि पार्लियामेंट
दूसरी साइड जुडिशरी। अब जरा इंडिया पे आ जाओ, उन दोनों में अंतर ढूंढ लिए। उन दोनों में अंतर भी है, क्योंकि इंडिया का पार्लियामेंट देखो, अमेरिका का पार्लियामेंट देखो, और फिर सॉरी इंडिया का पार्लियामेंट देखिए, ब्रिटेन का पार्लियामेंट देखें, ऐसी इंडिया की जुडिशरी को देखो, अमेरिका की जुडिशरी को देखो। लेकिन हमें इन दोनों के बीच का रास्ता ढूंढना था, ठीक है, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कोलैबोरेट करें। तो इनको हमने क्या किया, इनके बीच में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन तैयार किया। मतलब संविधान निर्माताओं ने इतना दिमाग चलाया कि एक बीच का रास्ता ढूंढा जाए ताकि दोनों में क्लैश ना हो। तो इसके लिए जैसे जहाँ आप एक तरफ देखते हो कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है, अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति रखता है, मतलब जुडिशल पावर उसके पास होती है, लेकिन शक्तियों के तहत मतलब जो है संसदीय कानूनों को, जितने भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून होते हैं, पार्लियामेंट जिस कानून को बनाता है, जिस लॉ को बनाता है, उनको वह असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा सकता है अगर वह कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते। मतलब हमारे इंडिया के अंदर जुडिशरी के पास पावर है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई बिल जो कानून बन गया हो, उस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की पावर होती है अगर वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं वायोलेट कर रहा है तो। वहीं दूसरी ओर देखिए, संसद की बात कर लो। मतलब एक चीज़ आपने जुडिशरी की देख ली कि जुडिशरी के अंदर एक फीचर है कि जुडिशरी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अब जरा इधर आ जाओ, संसद की तरफ, पार्लियामेंट पे आ जाओ। तो पार्लियामेंट अपनी जो संवैधानिक शक्तियां हैं, इन शक्तियों के बेसिस पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित भी कर सकती है। आप देखिए, जुडिशरी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस है, क्योंकि जुडिशरी बिना कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चल पाएगी, मतलब ये कानून को मानती है। पार्लियामेंट के पास ये पावर देखिए कि पार्लियामेंट जो है संविधान के एक बड़े भाग को भी संशोधित कर सकती है। वो तो मैं बीच में जो केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज, तो वो केशवानंद भारती वाला मामला आया तब जाके एक चीज़ पार्लियामेंट पे थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए, वरना पार्लियामेंट पर इससे पहले कंट्रोल नहीं था। उस केस ने ये कंट्रोल करा कि संशोधन कर करके तो तुम कुछ भी संशोधन कर लोगे भाई। उस संशोधन में ये बात लाई गई कि संविधान का मूल ढांचा नहीं बिगड़ना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकती है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग अपने देश के अंदर जुडिशरी और अनदर साइड पार्लियामेंट, दोनों चीज़ों का एक को रिलेशन लेके चलते हैं। एक साइड लेजिस्लेचर कानून बनाने की पावर रखती है कि वह संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, दूसरी साइड संविधान में मतलब कोई भी मतलब पार्लियामेंट के द्वारा कोई एक्ट पास किया गया, उस एक्ट को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बना के उसको रिजेक्ट करने का राइट रखती है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये अपने आप में एक अच्छा कोरिलेशन है। सेकंड खास बात है, और चीज़ें ढूंढते हैं, एक और ख़ास बात है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिखती है वो है एक तरीके से यूनिसाइड, एकीकृत कह सकता हूँ, स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसमें किसी की दखलंदाजी नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये अपने तरीके से जजमेंट लेगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये कहा जाता है कि भारत का जो जुडिशरी है, इंडिया की जो न्यायपालिका है, वो एकीकृत है और स्वतंत्र है अपने आप में, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर तक हम पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, इसका बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है ना। तो कहने का मतलब भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक सच अ कोर्ट, सच अ सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक ऐसी जुडिशरी बनाता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। सुप्रीम कोर्ट एक है, एक के अलावा 4 सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकते, मतलब अपने आप में जुडिशरी एक है। और दूसरी साइड कि इसके अलावा इंडिपेंडेंट भी है। ये खास फीचर्स पाए जाते हैं हमारी इंडिया की जुडिशरी के अंदर कि ये इंडिपेंडेंट है और ये मोनोमियल है, सिंगल है। भारत की न्यायपालिका, भारत की जुडिशरी का जो सिस्टम है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है, ठीक है। इसके नीचे राज्य लेवल पर होते हैं जिनको हम हाई कोर्ट बोलते हैं। देखिए ये ज़रा थोड़ा जुडिशरी को अच्छे से समझ लें, आगे तो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक चैप्टर वाइज पढ़ना है आपको। तो जुडिशरी में सबसे पहले आप देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो।
नेक्स्ट आप दूसरे नंबर पर आइए तो हाई कोर्ट होता है, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट होता है। फिर उसके भी नीचे आ जाइए तो एक अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे जिला अदालत वगैरह, इस तरीके के कोर्ट्स होते हैं। मतलब अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, एक एडिशनल कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे जिला न्यायालय आपने सुना होगा, जिला अदालत वगैरह सुनी होंगी, ठीक है। इसके नीचे भी जैसे तहसील वगैरह होती है, जिनको सब डिविजन्स बोलते हैं, तो वो एक तरीके की थर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जुडिशरी में। सुप्रीम जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है, इसके नीचे हाई कोर्ट, इसके नीचे आपका एडिशनल कोर्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और उनके अंडर जो होते हैं वो सब डिविजन्स वगैरह होती हैं। अब न्यायालयों का जितने भी जुडिशरीज हैं, जितने भी ये कोर्ट्स हैं, ठीक है, ये कोर्ट्सों का जो तंत्र है ना, पूरा सिस्टम वो एकल है, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे सपोज किया आपने कोई केस किया, कहाँ पे किया, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया, वहाँ का डिसीजन आया, आप उससे सहमत नहीं हुए, आप कहाँ चले गए, आप हाई कोर्ट पहुँच गए। हाई कोर्ट का डिसीजन आया, सहमत नहीं हुए आप सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, ठीक है। मतलब एक चैनल चल रहा है प्रॉपर रूप से कि आप यहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट मतलब न्यायालयों का एकल तंत्र है। एकल तंत्र का मतलब क्या हुआ कि एक मोनो सिस्टम क्यों है, मोनो सेंटर के जितने भी लॉ होते हैं, सेंटर के जितने भी लॉ होते हैं और जो स्टेट के जितने भी लॉ होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों को ही लागू करता है सुप्रीम कोर्ट। चाहे वो आपके सेंटर के लॉ हों, चाहे आपके स्टेट के लॉ हों, इन सबको इम्प्लीमेंट्स करता है। हालांकि अगर आप अमेरिका की बात करो तो अमेरिका में सिस्टम ये नहीं है। अमेरिका में जो फेडरल लॉ होते हैं उसको फेडरल जुडिशरी देखती है, और जो आपके स्टेट वाले लॉ होते हैं, ठीक है, राज्य के कानून होते हैं, उनको स्टेट जुडिशरी देखती है। बट डिफरेंट टास्क है, बटा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ काम बटा हुआ नहीं है, हमारे यहाँ एकल तरीके से चल रहा है। हम एक सिंगल थ्रेड में काम चला रहे हैं। मतलब स्टेट के लॉ, सेंटर के लॉ दोनों ही एक ही जुडिशरी देख रही है, जबकि वहाँ स्टेट के लॉ के लिए स्टेट जुडिशरी देख रही है, सेंटर के लॉ के लिए सेंटर जुडिशरी देख रही है। तो एक अमेरिका और इंडिया के जुडिशरी में ये अंतर देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय जो फेडरल कोर्ट कहलाता है, सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, ठीक है, ये संघीय अदालत है, शीर्ष न्यायालय है। मतलब इससे ऊपर हमारा कोई कोर्ट इंडिया के अंदर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर वाला कोर्ट है। नागरिकों के जितने भी मतलब अगर लोगों के कोई फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है तो उनको प्रोटेक्ट करने की गारंटी भी सुप्रीम कोर्ट देता है, और संविधान का भाई प्रोटेक्टर है। मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट एक तो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट करता है, इसके अलावा इनको प्रोटेक्ट करने की गारंटी भी देता है, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसका प्रोटेक्टर है भाई, इसका संरक्षक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी हस्तक्षेप ना हो, संविधान के अंदर कोई छेड़छाड़ ना करे, इस चीज़ की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट की है। और फंडामेंटल राइट्स जो नागरिकों को दिए जाते हैं वो भी किसी भी तरीके से वायलेट ना हो, इस चीज़ की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इन सारी चीज़ों के अलावा संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए काफ़ी सारे प्रावधान भी किए गए हैं कि इंडिपेंडेंट रहे, जुडिशरी पर किसी दूसरे का इंटरफेयर ना हो। इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों को बड़ा ध्यान में रखा गया है। जैसे न्यायाधीशों का जितने भी मतलब जजेस होते हैं, इन जजों का कार्यकाल की सुरक्षा, मतलब इनका जो टेन्योर होता है उसकी भी सिक्योरिटी देखी जाती है। जितने भी जजेस होते हैं उन लोगों के लिए एक निर्धारित सेवा शर्तें होती हैं, मतलब एक तरीके से कंडीशंस अप्लाइड होती हैं। जैसे आप देखते हो कि रिटायर्ड जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह के, वहीं वो कहीं पे भी किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके की चीज़ें क्यों लाई गई हैं, ताकि ये इंडिपेंडेंट रहे, इसके अंदर किसी भी तरीके का इंटरवेंशन ना हो, इसलिए ऐसी चीज़ें लाई गई हैं। तो उनका जो कार्यकाल होता है, उनका टेन्योर होता है, ये अपने आप में सिक्योर है। ऐसे ही न्यायाधीशों के लिए जो निर्धारित सेवा शर्तें होती हैं, सर्विस एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, वो सब, और जो संचित निधि होती है, संचित निधि बोले तो कंसोलिडेशन फंड, ठीक है, जो कंसोलिडेशन फंड होता है, कंसोलिडेशन फंड नहीं जानते होंगे आप, चलो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा दूं। कंसोलिडेशन फंड क्या होता है? एक्चुअली जब सरकार पैसा खर्च करती है, कोई पॉलिसी लाती है, उस पर पैसा खर्च करना होता है, तो पैसा आता कहाँ से है?
पहले उस पैसे को पास कराना होता है, तब जाके वो सरकार जो होती है उतना पैसा जो है उस प्रोजेक्ट पे लागू कर पाती है। इसको पास कराया जाता है। ये जो पैसा पास होता है ये फंड कौन सा फंड होता है? कंसोलिडेटेड फंड होता है, CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसी स्टेट के अंदर भी कंसोलिडेटेड फंड होते हैं। जब सरकार कोई निधि मतलब एक तरीके का पैसा कहीं लगाती है, कोई इन्वेस्टमेंट करती है किसी पॉलिसी में, किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन कर रही है सरकार या देश के लिए कोई काम कर रही है, तो वो सबके लिए पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो वो सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। तो यहाँ पर भी आपको ये बता रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के मतलब भारत की संचित निधि से ही लिए जाते हैं सारे खर्चे। सुप्रीम कोर्ट में जितना भी खर्चा हो रहा है, जितनी भी उनकी सैलरी दी जा रही है, वो सब कहाँ से आती है? वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। मतलब भारत सरकार का जो राजकोष है वहाँ से ये सैलरी दी जाती है। सारे खर्चों का वहन यहीं से किया जाता है। सरकार अपनी साइड से थोड़ी दे रही है। सरकार तो वो सारा टैक्सेशन वाला जो सिस्टम होता है, जितना टैक्स आता है वो सबका रिकॉर्ड भी तो होता है, फिर उसको पास कराना होता है सरकार को। तो ये कंसोलिडेटेड फंड के माध्यम से सैलरी दी जाती है किसको? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। और इस सब के अलावा विधायिका मतलब जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, उस लेजिस्लेचर में जो न्यायाधीशों की कामकाज पर जो चर्चा होती है, ठीक है, उस पर रोक है। रोक क्या है कि किसी भी जजेस के द्वारा किए गए कामों पर पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होता, ठीक है। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, जैसे किसी ने लॉ फॉलो नहीं किया या कहीं पे भी किसी भी तरीके की अवमानना की है, तो उसको दंड कौन देगा? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, ये सारी चीज़ें अपने आप में इंडिया की जुडिशरी को अलग करती हैं। मतलब अपने आप में कार्यपालिका अपना काम कर रही है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, इसको अलग तरीके से देखा जाता है। इसके अलावा कुछ मौलिक अधिकारों की बात की जाए, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये तो हो गया एक न्यायपालिका, कैसा न्यायपालिका, किस तरीके की जुडिशरी हमारी कंट्री के अंदर है। इसके अलावा और चर्चा कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार क्या हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो संविधान के थर्ड वाले पार्ट में, पार्ट थर्ड मैंने बताया 25 पार्ट्स हो चुके हैं, शुरुआत में 22 पार्ट्स थे। तो पार्ट थर्ड में मौलिक अधिकारों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कहाँ किया गया है मौलिक अधिकारों का डिस्क्रिप्शन? फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में इनको डिस्क्राइब किया गया है। कौन कौन से हैं, जरा इनको थोड़े से शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं, आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी के बाद राइट टू फ्रीडम। तीसरा अधिकार क्या कहलाता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या कहलाता है? तो फोर्थ कहलाता है कि रिलीजियस राइट्स, फ्रीडम टू रिलीजियस राइट्स। और फिफ्थ नंबर पे किस तरीके के राइट्स आते हैं? तो फिफ्थ नंबर पर वो आते हैं जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स होते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके अलावा 6 नंबर पर कौन सा फंडामेंटल राइट की बात की जाती है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, मतलब राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जरा इन सब के बारे में इन शॉर्ट थोड़ी चीज़ें जानते हैं। देखिए, राइट टू इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। मतलब राइट टू इक्वलिटी का डिस्क्रिप्शन आपको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक देखने को मिलेगा। इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे कि 14 क्या होता है, 15 क्या होता है, 16 क्या होता है, 17, 18 क्या होते हैं, सारी चीज़ें। राइट टू फ्रीडम कहाँ? तो ये 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके लिए कौन से हैं आपके पास? तो इसके लिए 23 एंड 24 जो आपने देखा है, जो बाल मजदूरी है, चाइल्ड लेबर वगैरह है, वो यहीं पर आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अलावा ये लिखा हुआ है FRR, ये कौन से राइट्स की बात कर रहा हूँ? रिलीजियस राइट्स की बात कर रहा हूँ। तो अब 25 से लेकर 28 तक,
25 से 28 तक आपका फ्रीडम टू रिलीजियस राइट्स, आपके पास एक तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता भी है। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, CER मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये कितने नंबर से कितने नंबर तक होते हैं? तो इसमें 2 आते हैं, 29 एंड 30 की बात की जाती है। जैसे आप देखते हो कि एजुकेशनल राइट्स में मुस्लिम कम्युनिटी अपनी स्कूल खोल सकती है, जैसे मदरसे वगैरह होते हैं, वो सब यहीं पे बात करते हैं। इसके बाद अगले की बात की जाती है कि राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज चाहिए, संवैधानिक उपचार चाहिए, आपके राइट जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो आर्टिकल 32 काम करता है। ये मैंने इन शॉर्ट आपको बताए वो राइट्स हैं। देखिए 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मतलब संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 3, इनको पार्ट 3 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है संविधान के तीसरे भाग के अंदर। और 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम टू रिलीजियस राइट्स एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड 6 नंबर पे राइट्स आता है राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल कैसे याद करेंगे? आर्टिकल 1 राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24, फ्रीडम टू रिलीजियस राइट्स 25, 26, 27, 28, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 and 30 एंड 32 राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये इतने आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हमने शॉर्ट में पढ़ा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का जो एक उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अब बात आती है क्या है फंडामेंटल राइट्स, क्यों लाए गए, क्या इसका कोई लॉजिक है? देखिए बिल्कुल हर चीज़ का कहीं ना कहीं लॉजिक, उसके पीछे एक रीजन आपको देखने को मिलता है। जैसे मौलिक अधिकारों का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि राजनीतिक पॉलिटिकल फ्रीडम, वरना पॉलिटिकल फ्रीडम कहाँ रह जाएगी? पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए व्यक्ति के पास, पॉलिटिकल फ्रीडम का होना जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम से क्या होता है, राजनीतिक लोकतंत्र की जो भावना है वो इंस्पायर होती है। पॉलिटिकल फ्रीडम मिलती है लोगों को फंडामेंटल राइट से। इसके अलावा कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने जो कानून होते हैं उस पर हम रोक लगा सकते हैं। मतलब एक तरीके से कहूँ, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो अपने मनमाने तरीके से काम कर रही है उस पर हम रोक लगा सकते हैं फंडामेंटल राइट के माध्यम से। ठीक है, तीसरी बात, जैसे आप देख रहे हो अभी किसानों ने कितना बड़ा दंगा, मतलब दंगा नहीं कहेंगे इसको, एक तरीके का उनका ये एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है, तो उनसे सरकार अभी घबरा गई, बेफल हो गई है, क्योंकि अभी तक कोरोना के पीरियड में भी वो किसानों का आंदोलन जारी है। तो ये अपने आप में उनके पास फंडामेंटल राइट ही तो है, उनके पास राइट टू स्पेस, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू स्पीच, ये सारे राइट्स उनके पास है ना। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम में आता है, ये सारी चीज़ें फ्रीडम है उनके पास, तो इस वजह से ही तो वो कर पा रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट है उनके पास, इसलिए ऐसा सब हो पा रहा है। मतलब सरकार के कानून में कहीं ना कुछ कमियां हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए वो इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार जो है इसमें परिवर्तन लेकर आए, चेंज लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए काफ़ी सारी सिक्योरिटी देने का काम करते हैं। ठीक है, मनमाने कानून नहीं बन सकते। ठीक है, उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जाता है। अगर किसी भी लॉ को वायलेट किया जा रहा है, गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आप एक अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट छिनते हैं। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर हनन हुआ है, अगर आपके ये राइट्स वायोलेट किए गए हैं, तो सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। वैसे छोटे छोटे मामलों में सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं जाता, लेकिन फंडामेंटल राइट के मामले में यू मे अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि आपके अधिकारों की स्वतंत्रता का मतलब एक तरीके से वादा करता है आप लोगों से कि हाँ आप लोग जो है फ्री हैं, आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स कोई नहीं छीन सकता। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें रिट जारी कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास रिट जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स अगर एक्सप्लॉइट होते हैं तो वो रिट जारी करता है। अलग अलग तरीके की रिट्स होती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, हिबस कॉर्पस वगैरह, ये कौन कौन सी रिट्स होती हैं, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परम आदेश, प्रतिषेध, अलग अलग नामों से जानते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। हालांकि ये जितने भी मतलब मौलिक अधिकार हैं आपके, जितने भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं,
इनकी मतलब कुछ सीमाएं हैं, मतलब कुछ तरीके की लिमिटेशंस हैं, उसके दायरे में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनचेंजेबल हैं, अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त भी कर सकती है। कब? जब कॉन्स्टिट्यूशन में वो बदलाव लाएगी तब, अथवा इनमें से कटौती कर सकती है, मतलब इनके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, इन दो आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 के द्वारा जो इन दोनों राइट्स को छोड़ दिया जाए, ठीक है, राइट टू लाइफ वगैरह ये छोड़ दिए जाएं, तो राष्ट्रीय जो आपातकाल लगता है, जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, उसके दौरान इनको स्थगित किया जा सकता है। मतलब जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये सारे उस टाइम वायोलेट हो सकते हैं जब नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशंस हो, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार तो तभी भी है ना आपके पास। तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर आप नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में आपके फंडामेंटल राइट्स को उस टाइम वायलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और ख़ास बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं इसी तरीके से डीपीएसपी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहरहाल हम लोग इसको एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये है, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है? देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मतलब एक तरीके से उनके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ये अपने आप में बहुत ही यूनिक स्पेशलिटी है। क्यों है, किस तरीके से यूनिक स्पेशलिटी है, इसका उल्लेख संविधान के 4th पार्ट में किया गया है। इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ दिया गया है? इसकी जिक्र की गई है 4th पार्ट के अंदर, और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में थे, तो ये पार्ट 4th में किया गया है। अगर इसको आमतौर पर बेसिकली बोला जाए तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स का मतलब हुआ, एक साइड सामाजिक मतलब सोशल, दूसरी साइड एक गांधीवादी है, यहाँ पे गांधीज्म है, तीसरा ये एक आपका मतलब इंटेलेक्चुअल तरीका भी शो करते हैं, एक जेंटल अप्रोच होती है, जेंटल इंटेलेक्चुअल पावर कह सकते हैं उसको। तो 3 चीज़ें इसके बेसिस हैं। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो बेसिस है वो क्या है, मतलब किस तरीके के राइट्स हैं। तो सोशल के अलावा गांधीज्म, गांधी जी के प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, और एक जो एक बौद्धिक क्षमता होती है या उदार बौद्धिक तरीका होता है उसके बेसिस पर, मतलब एक जेंटल इंटेलेक्चुअलिज्म के बेसिस पर। नीति निर्देशक सिद्धांत जितनी भी मतलब आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं, ये डीपीएसपी सोशल, आपका इकोनॉमिकल, ये दोनों ही चीज़ें मतलब तत्वों का काम क्या है, इनका काम है, इनकी जो जॉब है वो सोशल इकोनॉमिकल लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। मतलब सोशल तरीके से और इकोनॉमिकल तरीके से डेमोक्रेसी एक्सटेंड होनी चाहिए, ये इनका मेन काम है। मतलब फंडामेंटल ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम कि सोशल और इकोनॉमिकल वे से डेमोक्रेसी एक्सटेंड होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, विस्तार होना चाहिए। और इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि भारत का एक वेलफेयर वाला राज्य, मतलब इंडिया अपने आप में एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर का मतलब हुआ कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन करना है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। यहाँ एक वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखते हो उसके लिए अलग से आप देखते हो फंडामेंटल राइट किसी के छिन जाते हैं तो आप डायरेक्टली वो अप्रोच रखते हो, लेकिन डीपीएसपी में सरकार बाध्य नहीं है इसके लिए। मतलब उसकी जिम्मेदारी तो है, रिस्पॉन्सिबल तो है, लेकिन वे बाध्य नहीं है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके अगेंस्ट आप अप्रोच कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, मतलब ये सारी चीज़ें बात आती हैं। तो संविधान में ये कहा गया है कि देश की जो शासन व्यवस्था है, जो रूलिंग सिस्टम है, उस रूलिंग सिस्टम में ये जो सिद्धांत हैं ये मौलिक हैं भाई, ठीक है। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये देश की जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अधिकार, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और पेन से चलो इसी से लिख दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
ये अपने आप में एक जिम्मेदारी है, उस स्टेट की जिम्मेदारी, उस सरकार की जिम्मेदारी है जो कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए, इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई सरकार कानून बना रही है तो कानून बनाते टाइम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सोशल, इकोनॉमिकल, ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी के एडवांसमेंट के साथ साथ होनी चाहिए। तो डीपीएसपी का विशेष ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को जब वह किसी भी तरीके का कोई कानून बना रही है। इसलिए इन्हें लागू करना एक तरीके का मतलब फंडामेंटल राइट नहीं कह सकते, एक तरीके से उसकी ड्यूटी है। कि ऐसी ड्यूटी है, मतलब ये उसका मोरल ड्यूटी है। जैसे हम कहते हैं बच्चे की एक मोरल ड्यूटी है, उसको माता पिता का कहना मानना चाहिए, टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब मोरल ड्यूटीज़ में आती हैं। लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होती। जैसे कोई नहीं कर रहा है किसी का रिस्पेक्ट तो उस पर ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं बनाया जा सकता कि नहीं तुम ऐसा ही करोगे, ऐसा कैसे नहीं करोगे। तो ये बिल्कुल डीपीएसपी इसी तरीके की चीज़ है कि यहाँ पर आप देखें तो ये मोरल है, एक तरीके का मोरल ड्यूटी है। किसकी मोरल ड्यूटी है? मोरल ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ये स्टेट की मोरल ड्यूटी है कि डीपीएसपी का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। किंतु इसकी जो पृष्ठभूमि है, जो इसकी बैकग्राउंड है, उसमें एक वास्तविक शक्ति राजनीतिक है। मतलब अगर आप देखो तो इसमें जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव नहीं, यहाँ पे आपको कुछ पॉलिटिकल चीज़ें नज़र आती हैं कि पॉलिटिकल चीज़ है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। मतलब सरकार चाहती है तो ये अच्छे तरीके से इस पर अप्लाई करेगी, अर्थात एक तरीके से ये जनमत है। पॉलिटिकल का मतलब जनमत हुआ, मतलब लोगों का मत है ना, लोगों का मत है, पीपल का एक तरीके का ये मत है, ये उनका वोट है कि हाँ इस पर सरकार को काम करना चाहिए। एक इसमें केस भी आया था डीपीएसपी में, जैसे मैंने आपको वहाँ पे केशवानंद पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स में, ऐसे ही डीपीएसपी में एक केस का जिक्र किया जाता है। कौन सा केस है? देखो, इसको बोलते हैं मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स ये एक केस है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऐसे ही मिनर्वा मिल्स मामला है 1980 का। ये मिनर्वा मिल्स मामला जो 1980 का है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो नींव है, जो इसकी रूट है, वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, इन दोनों का संतुलन के बेसिस पर रखी गई है। ये जो डिसीजन लिया गया था इस मिनर्वा मिल्स मामले में, तब सरकार ने बोला था, मतलब सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था, मतलब जुडिशरी ने, सुप्रीम जुडिशरी मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कही थी कि जितनी भी भारतीय संविधान की नींव है, मतलब एक जो रूट है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कॉन्स्टिट्यूशन की रूट, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूट है, वो दो चीज़ों को बैलेंस कर रही है। मतलब किस किस चीज़ों को बैलेंस कर रही है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रूट? तो एक साइड आप देखिएगा कि मौलिक अधिकारों को, और दूसरी साइड नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इन दोनों के बीच में बैलेंस है, संतुलित हैं ये, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा जाएगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात क्लियर कर दी कि जो भारतीय संविधान की जो नींव है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर रूट है, तो इन दोनों चीज़ों का बैलेंस है, तब कॉन्स्टिट्यूशनल रूट है। और संविधान की जड़ इन दोनों चीज़ों का बैलेंस है, इन दोनों चीज़ों में बड़ा बैलेंस होना चाहिए। मतलब फंडामेंटल राइट्स के लिए डीपीएसपी की अप्रोच है ना, मतलब डीपीएसपी तो अप्रोच करेगा क्योंकि जो उसको फंडामेंटल राइट्स मिल चुके हैं, उसके लिए अप्रोच तो यहाँ से लगेगी, है ना। से सपोज किया एजुकेशन का राइट है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन है, तो उसके लिए सरकार नीति यहाँ से बनाए ना, पे पहुँचेगी। ऐसे ही आप देखिए पंचायती राज का एक कॉन्सेप्ट आया था, तो पंचायती राज वो गांधीज़म है ना, तो गांधी जी की एक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग लाया गया था। तो गांधी जी की विचारधारा को एक अलाइव करने के लिए वहाँ से ये लाया गया कि गांधी जी की विचारधारा ये आगे बढ़ पाए कि छोटे से छोटे व्यक्ति तक सरकार की पहुँच हो, इसलिए लाया गया था। वो एक डिसेंट्रलाइजेशन का टाइप था, डिसेंट्रलाइजेशन ही है पंचायती राज। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये था आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आज हम डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, अपनी जुडिशरी के बारे में कि इंडिया की किस तरीके की जुडिशरी है, किस तरीके का पार्लियामेंट है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमने आज एक ब्रॉड लेवल पर डिस्कस किया है। काफ़ी सारी चीज़ें शायद इसमें डिस्कस करने के लिए बची हैं और हम इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हो सकता है कि मैं इसको और 2 पार्ट्स में आपको डिस्कस करूं, क्योंकि बैक चीज़ें ये पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए आपको इसका बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारा लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, घटती नहीं है। जितनी आप लोगों तक शेयर करेंगे उतनी ही आपकी नॉलेज स्ट्रांग होगी। तो थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट डे आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। बाय बाय, सी यू सून।